इसके अंदर सभी देशवासी और दुनिया के लोग देख रहे हैं तो कानून परस्त लोगों का शर्म से सर झुक जाता है। लेकिन भाजपा बेशर्मों की तरह संविधान की मर्यादाओं को ताक पे रख करके सत्ता की भूख को मिटाने के लिए जिस तरीके से आपाक होकर के धन और ताकत के बल का जो दुरुपयोग करके सत्ता को हासिल कर रही है, हम सब उसकी निंदा करते हैं। और जो ये वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरीके से उसकी सत्ता को बेईमान और हथकंडों से भाजपा ने हासिल सत्ता को किया है, देश के लोग भाजपा के घिनौना चेहरे को बड़े गौर से देख रहे हैं और हैरानी व्यक्त कर रहे हैं कि देश की सत्ता प्राप्त करने के बाद, प्रदेश के कई बड़े राज्यों की सत्ता प्राप्त करने के बाद भी भाजपा की सत्ता की भूख खत्म नहीं हो रही है। और आपने देखा किस तरीके से, जैसे हरियाणा में लोगों की बनाई हुई कांग्रेस की सत्ता को इन्होंने छीनने का काम किया, उससे भी ज्यादा बेहूदगी से वेस्ट बंगाल में लोगों की भावनाओं को कुचलते हुए धर्म और संविधान की मर्यादाओं को ताक पे रखते हुए बंगाल के अंदर जो ये नंगा नाच हुआ है वो सब आपके सामने है। एसआईआर के नाम पर जिस तरीके से वहां वोट काटने का तमाशा किया, असलियत में एसआईआर का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी केवल वोट काटने के लिए ही नहीं, जो कि भाजपा विरोधी लोग होते हैं, बल्कि उसकी आड़ में नई वोट बनाने का काम करते हैं, जो लोगों को नजर नहीं आता है। अपने लोगों की नाजायज वोटें बनाते हैं और एसआईआर के नाम पर विरोधी दलों को जाने वाले लोगों की वोट काटने का काम करते हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके तमाम वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और तमाम अधिकारियों को बदल करके उनके ऊपर डर और भय का दबाव बनाया और बहुत कम अंतर से जो भाजपा के ना जाने सैकड़ों विधायक 500, 1000, 300, 200 की वोटों से जो जीते हैं, ये सब बेईमानी का खेल है। भाजपा नाम राम का लेती है और मर्यादाओं की बात करती है, लेकिन भाजपा ने आज तमाम मर्यादाओं को कुचल करके देश के लोगों को शर्मिंदा किया है। और वक्त आ गया है कि अब देश के लोगों को और तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको इकट्ठा होकर के भाजपा के सामने खड़े होकर के इनकी दमनकारी नीतियों का विरोध करना होगा। और जो ये भाजपा ने जहां गृह मंत्री पद पर होते हुए चुनाव के दौरान लोगों को शरेआम धमकाने का काम कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री अपशब्द बोल करके देश के लोगों को शर्मिंदा कर रहा है, पद को शर्मिंदा कर रहा है, तो देश के लिए जो हमारे करोड़ों लाखों बुजुर्गों ने, भाइयों ने इस देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति दी, अपना सब कुछ न्यौछावर करके देश को आजाद कराने का काम किया, ये कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि हमारे ही देश के अंदर, हमारे ही अंदर बनने वाली सरकार धर्म और जातियों को बांट करके केवल सत्ता की भूख को मिटाने के लिए इस तरह से घिनौनी हरकतें करती नजर आएगी। तो आज ये वेस्ट बंगाल का ही नहीं, इनकी एक बहुत बड़ी साजिश देश के लोगों के सामने आकर के खड़ी हो गई है। अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर भी लोगों में ये कायस लगाए जा रहे हैं कि जो हथकंडे इन्होंने वेस्ट बंगाल में अपनाए हैं, इतने ही भयंकर हथकंडे ये उत्तर प्रदेश और पंजाब और दूसरे प्रदेशों में भी अपनाने का काम करेंगे। तो आज न केवल वेस्ट बंगाल का, बल्कि अब मैं वापस आपको हरियाणा में लाता हूं। आप पता कीजिएगा, जो हरियाणा में एसआईआर का काम चल रहा है
उस एसआईआर के काम चलने से पहले पलवल जैसी विधानसभा के अंदर 60% वोटों का भी मिलान नहीं हो रहा है। जो 2002 में जो वोट थे और बाद में जो वोट बने हैं उनको प्रशासन ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन वो मिलान नहीं हो पा रहा है। तो ये अगर वोटर लिस्ट ईवीएम के खेल से इसी तरीके से जन भावनाओं को कुचलने का काम होता रहेगा तो लोगों का प्रजातंत्र की संस्था से विश्वास और भरोसा उठने का डर बना हुआ है। और आज किसानों का जो उत्पाद है वो मंडियों में पड़ा सड़ रहा है। बारिश हो रही है, कोई खरीदार नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, किसानों की पेमेंट नहीं की जा रही है। बाजारों में छोटे दुकानदार भूखों मरने की नौबत पर हैं, उनके काम और धंधे समाप्त हो गए हैं। मजदूर जो नौजवान है वो मायूस है, मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिल रही है। और देश के हालात ऐसे बनाने का एक हम सब के सामने स्वरूप भाजपा दिखाई देती नजर आ रही है कि शायद ये इस देश को राशन के अनाज पर जिंदा रखने का ही इनका एक ख्वाब है। रुपए की कीमत जितनी घट चुकी है, आज रुपए में के अंदर कोई ताकत नहीं। करोड़ों रुपए के नाम लेकर के भी बहुत मात्र छोटी मोटी जायदादों को लोग खरीदने को मजबूर हैं और करोड़ों रुपए उसकी कीमत बताई जा रही है। अंबानी अडानी जैसे रईस और धनाढ्य लोग भाजपा के हितों को साधने का काम कर रहे हैं। भाजपा अंबानी अडानी और बड़े कारोबारियों को, बड़े सरमाएदारों को, उनकी धन दौलत को बढ़ाने के लिए हर तरह के कानून बना रही है और बाकी देशवासियों को, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो कमेरे वर्ग के लोग हैं, चाहे दुकानदार भाई हैं, चाहे नौजवान हैं, मजदूर हैं, बैकवर्ड हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, बहन बेटियां हैं, इतना जुर्म भाजपा के राज में देश के अंदर और हरियाणा के अंदर बढ़ा है कि आज व्यापारी भाई दुकान से अपने घर जाते हैं तो उनके मन में डर का साया लगा रहता है कि कब उनके ऊपर लूट और कब उनके ऊपर हमला हो सकता है। तो आज भाजपा की इस भूख के चलते हुए जो कानून को ताक पे रख करके इन्होंने देश के अंदर रिश्वतखोरी, किसी भी कार्यालय में बिना रिश्वत और बिना पैसे दिए काम नहीं होते हैं। आज नुमाइंदों की हालत ये है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं या प्रदेश के हरियाणा के मंत्री हैं या विधायक हैं, वो गुलामों की तरह अपने धंधों में लगे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कोई दल ना होकर के एक धंधेबाजों का गिरोह है, जिनका काम केवल और केवल उल्टे सीधे नाजायज कॉलोनियां काट करके, जबरन लोगों को डरा करके, धमका करके उनकी जायदादों को खरीदना और लोगों को बेरोजगार करना, शहरों के अंदर मिलावट का जो सामान है उसको भिजवाना, और तमाम देश के अंदर इतनी मायूसी जो आज हर वर्ग के अंदर नजर आती है, ऐसी मायूसी हमारा भी 35 साल का राजनीतिक सफर रहा है। इतनी मायूसी हमने लोगों के अंदर कभी नहीं देखी जो आज भाजपा के इस लुटेरे राज में आम जनमानस अपने आप को ठगा ठगा सा, लुटा लुटा सा महसूस कर रहा है। तो वक्त आ गया है कि विपक्ष के लोगों को इकट्ठा होकर के इन बेईमान लोगों का मुकाबला करना होगा। इनकी सत्ता, इनके अधिकारी, चाहे वो केंद्रीय रिजर्व फोर्सेज हैं, चाहे वो पुलिस है या और कोई जो इनके दल हैं, उन सब को उनका मुकाबला करने के लिए जब तक देश के लोग इकट्ठे नहीं होंगे, ये बेईमान इस देश को लूटने से बाज नहीं आएंगे। बीजेपी ये कहती है कि जब जब चुनाव होते हैं, जब भाजपा है, कांग्रेस है, समर्थन दल ये ईवीएम का आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। अब इनके आरोपों में कोई दम भी नहीं, लोग विश्वास नहीं करते कि ईवीएम की वजह से जीते हैं। ये सत्ता पक्ष क्यों कर रहे हैं? ये दुनिया में साबित हो चुका है कि जो 92% पोल जो बंगाल में दिखाया गया है, ये संभव नहीं है। 92% पोल हो ही नहीं सकता, ये मशीनों का खेल है। जो इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईवीएम और दूसरे तंत्र का दुरुपयोग करके इस तरह का एक पोल परसेंटेज जो दिखा रहे हैं, जिस वेस्ट बंगाल में
आम चुनाव में अब की दफा 92% पोल हुआ, और जो 15 रीपोल वहां पर होते हैं उन 15 रीपोल में 86% होता है, जबकि रीपोल के अंदर पोल परसेंटेज ज्यादा आता है। तो ये 92 पोल परसेंटेज जो दिखाया गया है, ये भाजपा की यही वो जालसाजी है जिसके चलते इन्होंने हरियाणा को छीना, जिसके चलते इन्होंने राजस्थान को छीना, जिसके चलते इन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छीना। और देश के अंदर भी जो मोदी की सरकार है आज बनी हुई है, इसमें भी ईवीएम और तंत्र का दुरुपयोग करके इन्होंने 240 जो इनके सांसद बने वो बिना इनकी लूट और बेईमानी के नहीं बने थे। तो इस देश को अगर बचाना है, संविधान की मर्यादाओं को अगर बचाना है, सभी किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग, कर्मचारी भाई, दुकानदार भाई, सबके हितों को अगर बचाना है, तो सबको मिलकर के भाजपा के जो इनकी जन विरोधी नीतियां हैं, जो बेईमानी का इनका जो धंधा है, इन सब के सामने खड़ा होकर के इनका मुकाबला करना होगा, तो ही देश का भला हो सकता है। आप कह रहे कि सभी को साथ रहना होगा, लेकिन राहुल गांधी खुद ही कह रहे कि ममता ने खुद ने बुलावा दिया है बीजेपी। ये चुनाव जब होते हैं, हर नेता अपनी पार्टी की बात करता है, लेकिन चुनाव के फौरन बाद राहुल जी ने ममता जी को फोन करके ये कहा है कि आपके साथ ज्यादती हुई है और ये जीत ये लोगों की नहीं, तंत्र की जीत है। ये ईवीएम चुनाव के बाद की घटना है। हाँ, चुनाव के घटना। हाँ नहीं, चुनाव के अंदर तो हर पार्टी अपने लिए मांग करती है, अपनी पार्टी के लिए मांग करती है, वो किसी को भी अपना हक है। वो ये कहते हैं कि बोगस वोट हटा दिए गए, रियल वोट में परसेंटेज तो बढ़ेगी नहीं, वो भी हट गई, जो बाहर के वोट है, भारी वोट में हट चुकी है, जो रियल वोट रह गई, जो परसेंटेज ज्यादा है। नहीं, आप अखबार पढ़िए, हमारे पास तथ्य हैं, हमारे पास हरियाणा की रिपोर्ट है सारी, किस तरीके से पोल परसेंटेज। मिसाल के तौर पर पलवल, आप सभी पत्रकार साथी बैठे हैं, 5 तारीख को जब चुनाव संपन्न हुआ तो हमारा पोल परसेंटेज 61 और 62% बताया गया था, और उसी को 2 दिन के बाद 77-78% दिखाया गया। और हरियाणा में ऐसे 32-33 जो विधानसभा क्षेत्र थे जहां ये 2 दिन बाद तक भी पोल परसेंटेज को बढ़ाते रहे। तो 92% पोल को जो इन्होंने दिखाया है, इनका इरादा पहले से जग जाहिर था। जिस तरह की नफरत एक महिला मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दिखा रही थी, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये ममता और उनकी पार्टी को, जो कि इस देश की आवाज बन चुकी थी, जिसका नाम देश के हर वर्ग में आज भी सम्मान से लिया जा रहा है, चाहे उसको जबरन चुनाव हरा गया है, लेकिन आज भी ममता जी के लिए हर इंसान के दिल में, जो भी देश प्रेमी लोग हैं उनके मन में आज भी उसके लिए सम्मान है कि एक महिला होते हुए उन्होंने संविधान की रक्षा करते हुए इन बेईमानों के सामने सर नहीं झुकाया और लड़ाई लड़ती रही। और अभी भी उनका ये आह्वान है कि इंडिया ब्लॉक में रह करके वो आने वाले समय की भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगी। तो मैं तो आज पहले ऊपर सब वो चैपट दिल्ली से इनकार कर दिया, राजभवन भी नहीं जाएंगी। जो ममता जी ने कहा है ये उनका दर्द है और उन्हें ये कहने का पूरा हक है। जिस संविधान की मर्यादाओं को भाजपा मानती ही नहीं, तो संविधान की मर्यादाओं को लोगों को एहसास कराने के लिए जो ममता जी ने ये बात कही है, हम उनकी तारीफ करते हैं, उनकी बहादुरी की दाद देते हैं जो ममता जी इतनी हिम्मत दिखा रही हैं। ये आने वाले समय में पूरे देश में हर राजनीतिक दल को इसी तरह रास्ते पर चलना होगा जिस रास्ते पर ममता जी चल रही है। आप जो कह रहे हो विपक्ष को एक होना चाहिए, पिछले 10 साल से विपक्ष एक हो रहा है और एक रहता है, लेकिन चुनाव के टाइम पे अलग अलग हो जाता है। जैसा कि हरियाणा में कांग्रेस से अलग आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरी, पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ कांग्रेस चुनाव में उतरी, जबकि एक गठबंधन है सभी का। तो ये चुनाव के टाइम अलग हो जाते हैं, फायदा क्या है होने का। इसलिए डॉक्टर साहब अब हम सबसे ये आह्वान कर रहे हैं कि अलग अलग रह करके ये बेईमान भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दलों के भविष्य को, देश के भविष्य को इसी तरीके से उजाड़ने का काम करती रहेगी। और हरियाणा की जो रिपोर्ट मैंने बनाई कि किस तरीके से इन्होंने हरियाणा को लूटा, किस तरीके से पोल परसेंटेज बढ़ाने का काम किया, किस तरीके से काउंटिंग सेंटर्स पर लाइट बंद करने का काम किया। हमारा पलवल उसका उदाहरण है,
45 मिनट हमारी लाइट बंद रही। कलकत्ता में भी ऐसा ही हुआ है। तो जो वो रिपोर्ट मैंने बनाई है हरियाणा के हमारे राज्य के लूट की, उसकी एक कॉपी मैं खुद ममता बनर्जी जी को जाकर के दूंगा, दिखाऊंगा कि ये जो खेला वेस्ट बंगाल में हुआ है वही खेला हरियाणा में पहले हो चुका है। और हर हलके का मेरे पास ब्यौरा है, हर हलके में किस तरीके से इन्होंने जीते हुए उम्मीदवारों को हराने का काम किया, किस तरीके से इन्होंने वोट बढ़ा करके नाजायज लोगों को आगे करने का काम किया, किस तरीके से काउंटिंग में और काउंटिंग से पहले काउंटिंग सेंटर्स में बिजली गुल करके सीसीटीवी फुटेज को बंद करके और जो इन्होंने हेराफेरी करने का काम किया, उसकी एक कॉपी मैं खुद ममता बनर्जी को जाकर के दूंगा और उन्हें बताऊंगा कि ये खेला जो आपके यहाँ हुआ है वही ज्यों का त्यों, वही लूट, वही बेईमानी, वही लोगों के साथ धोखा, वही लोगों के फैसले को जबरन गैर कानूनी तरीके से रौंद करके जो बेईमानों की सरकार हरियाणा में बनाई है, उसकी एक प्रति मैं ममता जी को जरूर दूंगा जा करके कि आप इसका मिलान करके। और वेस्ट बंगाल में भी देखिए कि वही जो तरीका हरियाणा लूटने का था वही तरीका इन्होंने वेस्ट बंगाल को लूटने का भी बनाया है। बैटरी है वो 99% बंगाल में भी पाई गई है और आपने भी पहले भी ये सवाल उठाया है कि बैटरी यहाँ पर 99% थी। ना केवल बैटरी बल्कि इन्होंने किस तरीके से वोट बंद होने के बाद भी मशीनों में वोट डालना जारी रखा, किस तरीके से वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट बंद होने के बाद भी चलती रहती है, उसके बाकायदा हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशंस हैं जो साइंटिस्ट ने बनाए हैं कि हम आपको दिखाते हैं कि मशीन को अगर आप बंद भी कर देंगे तो वोट डालना जारी रखेगी। और किस तरीके से बटन आप कांग्रेस का दबाएंगे वोट बीजेपी को जाएगी, उसके भी उसमें वीडियो और दस्तावेज हैं। तो वो एक विस्तृत एक रिपोर्ट है जो हमने हरियाणा के भाजपा ने जो बने हुए राज्य को लूटने का काम किया, उसकी एक रिपोर्ट हम ममता जी के वहां जाकर के मैं दे करके आऊंगा। और मुझे विश्वास है कि हमारी हरियाणा की जो भाजपा ने राज्य को लूटने का, शासन को लूटने का काम किया और उन्हीं बातों को वहां दोहराया है, तो ये सारी बातें आपस में मिलती हुई दिखाई देंगी और हो सकता है कोई इसका कोई समाधान निकले या कोई आने वाले दिन। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत बाद ये जब ये नतीजे आए तो बताया कि बीजेपी ने गड़बड़ी की है। उसके बाद राहुल गांधी ने आवाज उठाई। अब उन्होंने आज सुबह फिर ट्वीट किया 9 बजे कि भाई बीजेपी के 240 सांसदों में से हर छठा सांसद वोट चोरी करके चुनाव जीता है और हरियाणा की पूरी सरकार ही घुसपैठ की सरकार है। जी बिल्कुल, जबरदस्ती चोरी। लेकिन ये तो चलता रहेगा अगर ऐसा ही आप जो आरोप लगा रहे हैं तो इसका बदलाव कैसे होगा? अगर यही जो मैंने आपको अर्ज किया है कि चौहान साहब जो रिपोर्ट हमने हरियाणा की, मैं ही उसका चेयरमैन था उस कमेटी का, मैंने वो रिपोर्ट बनाई है। उसमें सभी जो मशीनों की कारगुजारी को समझते हैं, जो चुनावी हेरा फेरी को जानते हैं, उन सब लोगों की राय लेके दस्तावेज लेकर के उस रिपोर्ट को हम वेस्ट बंगाल के लोगों से बात करके, और हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो वेस्ट बंगाल के साथ उस रिपोर्ट को लगा करके हम अदालतों का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। जैसा आपने कहा कि इनको रोकना तो होगा ही, तो ऐसे जब तक इनको रोकेंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी? पंजाब की असेंबली में पंजाब की असेंबली में बीजेपी की जो विधायक है शायद 2 या 3 है और राज्यसभा के सांसद उनके पास 7 हो गए, तो क्या कहना है? ये राज्यसभा के जो सांसद इन्होंने जो शामिल किए हैं, इन्होंने संविधान का मखौल उड़ाने का काम किया है। जो 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो साफ तौर पर ये कहता है कि पहले राजनीतिक दल का विलय होगा और राजनीतिक दल के विलय के बाद 2/3 विधायक या सांसद उस पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी का तो कोई विलय हुआ नहीं, और ये भाजपा के जो नेता हैं बेशर्मी से संविधान की मर्यादाओं को कुचलने का जो काम कर रहे हैं, सरेआम धन और दौलत के दम पर जो सांसदों को खरीदने का काम कर रहे हैं, तो वो मिसाल आपके सामने है। और दूसरी मिसाल हरियाणा के इलेक्शन में आपने देखा हमारे यहाँ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान का यहाँ पर जहर फैलाने का काम करती थी, और वही भाजपा
आज अपने ईमान को अपने ही जूतियों से कुचलती हुई मेवात के 2 विधायकों को करोड़ों अरबों रुपए देकर के जो खरीदा है, तो आज भाजपा कहां खड़ी है? कांग्रेस अगर मुस्लिम्स की वोट मांगती है तो वो मुसलमान है, और भाजपा इस देश के करोड़ों लोगों की खून पसीने की कमाई के पैसे को और मुस्लिम विधायकों को बेईमानी से खरीद करके अपने ईमान को जो अपनी ही जूतियों से कुचल रहे हैं, तो इस भाजपा का क्या ईमान है? ये बताएं कि जो ये मेव हमारे 2 विधायक खरीदे हैं, कहां गया इनका वो हिंदूपना? कहां गई इनकी वो हिंदुओं की आवाज? कहां गया इनका वो सनातन धर्म? इनके लिए मुसलमान अगर एमएलए खरीदे जाते हैं तो इनका ईमान ठीक है, फिर हिंदू मुसलमान नहीं। और अगर कांग्रेस या दूसरा दल देश के संविधान के मुताबिक सभी जातियों को संग लेकर के और सभी को साथ लेकर के अगर देश और प्रदेश के हित की बात करते हैं, तो उन्हें मुसलमान कह करके उनको लाचार किया जाता है। आज इनकी लाचारी क्यों नहीं होती? हमने बात की थी मोहम्मद से, उन्होंने कहा कि हमने तो इलाके की बहबूदी के लिए एक कदम उठाया, कोई बिगाऊ नहीं है। लेकिन बीजेपी ने मेवात के एमएलए को, जिन्हें वो मुसलमान कह करके अपमानित करती है, जिस जाति को अपमानित करती है, उनकी वोट मांगने वाले लोगों को मुसलमान बनाने का काम करती है। तो आज ये भाजपा उस मुस्लिम बिरादरी के कांग्रेस के बने हुए विधायकों को करोड़ों अरबों रुपए देकर के जो खरीद रही है, इनकी शर्म कहां गई? ये बेशरम है या नहीं है? ये बेईमान है या नहीं है? इनकी बेईमानी और बेशर्मी की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि जो कांग्रेस पार्टी के भाजपा के विरोध में जो विधायक बने और जिस इलाके को, मेवात इलाके को भाजपा के लोग बेशर्मों की तरह मुसलमान कहकर के शर्मिंदा किया करते थे, आज उन्हीं कांग्रेस के विधायकों को अरबों और करोड़ों रुपए देकर के भाजपा खरीद रही है, तो इनका क्या ईमान है? ऐसा आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण बात की है कि 2002 की लोग एसआईआर हुआ था और अब जो हो रहा है 60% वोट का मिलन नहीं हो रहा, पता कर लेना। उसका क्या लॉजिक है, थोड़ा बताएं मेरे साथ। उसका लॉजिक ये है कि ये जो बीजेपी है, ये तुरंत तौर पर इनके पास इतना धन, इतनी दौलत, इतना इनके पास साधन हो चुका है कि उसी वक्त वोट बना करके लिस्टों को नकली लिस्टें भी रख देते हैं। बाहर बैठे हुए जो एजेंट हैं उनको ये भी नहीं पता कि अंदर जो लिस्ट रखी जा रही है वो कहाँ है। जो 17C का फार्म जो उसी वक्त देना होता है, बूथों पर 17C के फार्म को नहीं देते हैं। और इन्होंने जो इनके आरएसएस के अधिकारी हैं, जो मुलाजिम हैं, उनको चुनाव ड्यूटी पर लगवा करके इन्होंने हमेशा यही खेल किया है। चाहे बिहार था, हरियाणा में इन्होंने पोल परसेंटेज बढ़ाने का काम किया 2 दिन तक, और जब हमने वो अखबारों में शोर मचाया और मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया, उसके बाद ये चौकन्ने होकर के अब परसेंटेज को साथ के साथ ही बढ़ा देते हैं। ये भाजपा लोगों के मन से उतर चुकी है। भाजपा की महंगाई, भाजपा की बेरोजगारी, लोगों के अंदर लूट जो अधिकारियों ने और भाजपा के नेताओं ने मचा रखी है, जिस तरीके से भाजपा के मंत्री और विधायक लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, शहरों का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो देश के जो भले लोग हैं वो समझ चुके हैं कि ये एक बेईमानों का, लुटेरों का, धंधेबाजों का गिरोह है। ये कोई पार्टी नहीं है, ये धंधेबाजों का गिरोह है। और इस गिरोह को आने वाले दिनों में मिलकर के लड़ेंगे। और ये जो आपने जो कहा, हमारी नजर है, हम इनका अच्छी तरीके से इलाज करेंगे कि ये 60% वोटों का मिलान जो पलवल में नहीं हो रहा है, तो वो वोट कहां से आए? कौन वो लोग हैं जिनके नाम इसमें दर्ज किए गए? कौन वो लोग हैं जो अधिकारी हैं जिन्होंने ये इस तरह से हरकत की? और इसका भी आने वाले दिनों में और एक अलग से ही एक हमें संघर्ष करके युद्ध स्तर पर इनसे लड़ाई लड़नी होगी। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाला चुनाव, चाहे लोकसभा का होगा या विधानसभा का, अब की दफा धोखा जो हुआ, और हम भी जो अति आत्मविश्वास में रह करके धोखा खा गए, आने वाले दिनों में ये कुरुक्षेत्र की धरती हरियाणा में इस भाजपा का, इनका वो इलाज करेंगे, इनके गुंडों का, इनके अधिकारियों का, इन भाजपा के चोर लुटेरे नेताओं की वो हालत बनाएंगे कि ये चुनाव लड़ना भूल जाएंगे। मंत्री जी केस वो सुप्रीम कोर्ट में कल भी तारीख थी,
और अब शायद अगले हफ्ते की तारीख दोबारा लगी है। तो वो तो एक कानूनी प्रक्रिया है, वो ठीक चल रहा है, वो आ जाएगा। इनकी बेईमानी कानून भी समझ रहा है और इनकी मक्कारी को देश, हमारा इलाका भी समझ रहा है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि इन बेईमानों के घरों पर इस इलाके के भले और अच्छे लोग आज भी नहीं जा रहे हैं। भाजपा के अंदर कहीं भी आप देखो लुटेरे टाइप के मक्कार और बेईमान लोग भाजपा के मंत्री, विधायक और सांसदों के चारों तरफ नजर आते हैं। इलाकों के भले और अच्छे लोग, कमेरे वर्ग के लोग, जिन्होंने भाजपा को हराने के लिए वोट डाला था और इन्होंने बेईमानी से इनको जिताने का काम किया, इस इलाके के भले और अच्छे लोग आज भी इनके इन बेईमान चुने हुए इन लुटेरों के पास कोई भी जाने का काम नहीं कर रहा है। मंत्री जी, राज्यसभा की सांसद है रेखा शर्मा, उन्होंने चौधरी भजनलाल को लेकर के बयान दिया, बदमाश तक उन्होंने बताया, तो कितने उचित मानते हैं इस तरह की बयानबाजी को राजनीति? ये जो इस तरह की हरकतें हैं, ये बीजेपी का धंधा है, ये पैसे देते हैं। आज मैं आपके सामने प्रेस पे बोल रहा हूं, भाजपा के टट्टू, बिके हुए गुलाम, आप फेसबुक चेक करना, झूठे फेसबुक बना करके वहां उल्टी सीधी बकवास लिखना शुरू कर देंगे। तो ये इनका धंधा बन चुका है, अच्छे लोगों को बेइज्जत करना और किराए के लोगों से फेस टाइम पे लिखवाना। हर व्हाट्सएप पर आप देखना, कोई भी इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो 15, 20, 25, 30 कहां से बिके हुए लोग पता नहीं क्या क्या बकवास लिखना शुरू कर दें। उनको पता करो ये हैं कौन, उनकी आईडी नहीं मिलती। अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत है तो इस फेसबुक की बेईमानी को छोड़ करके सामने आकर के बात करेंगे, औकात दिखा देंगे हम। कोई माई का लाल है तो आए। मेरा उसी पर आ रहा है कि इनका धंधा बन चुका है। वरना चौधरी भजनलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जो इस दुनिया में भी नहीं रहे, तो किसी को इस तरह से अपमानित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भाजपा कभी तो भजनलाल और उनके परिवार को वोट मांगने के लिए उनके सामने नतमस्तक होकर के खड़ी रहती थी, आज वो इस दुनिया में भी नहीं है। तो इस तरीके से किसी को अपमानित शब्द बोलना ये शोभा नहीं देता। और भजनलाल जी क्यों, मैं आपसे वही कह रहा हूं, मेरी प्रेस के बाद आप देखना, इनके टट्टू जो गिरे हुए गंदे भद्दे, जिनकी घरों में भी उनकी शक्ल देख के कोई राजी नहीं, वो इसमें पता नहीं क्या क्या बकवास लिखेंगे। अभी इसमें ही देखना, और उनकी हैसियत नहीं को सामने आके बात कर सकें। वो पीछे से बिके हुए जमीर को दिखा करके, क्योंकि सबको पैसे मिलते हैं, जितने भाजपा कार्यालय देश के अंदर बने हैं वहां इन टट्टुओं को तनख्वाह मिलती है कि भाई लिखो, फिर कोई बोलता है उसके खिलाफ लिखो, भद्दी भद्दी बात लिखो, गाली लिखो। सारी तहजीब और तमीज को भूल करके जो ये भाजपा के ये लुटेरे और गिरे हुए लोग जो इन धंधों में लगे हुए हैं, इनकी वो हालत होगी, ये सारी उम्र का राज नहीं रहेगा। जब राज आएगा तो इन भाजपा के इन लुटेरों का, इन बेईमानों का और इस तरह के इन टटपूंजियों का इलाज होगा। केरल में जो जीत हुई है कांग्रेस पार्टी, इसको लेकर क्या कहना है? नहीं, कांग्रेस केरल में जीती है, ये कांग्रेस केरल के लोगों को बधाई है कि उन्होंने, क्योंकि वहाँ सेकुलर लोग रहते हैं ज्यादा, तो वहाँ कांग्रेस का बनना देश के लिए और हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छा ये फैसला लोगों ने दिया, उनका धन्यवाद करते हैं। जब तक देश के अंदर ईवीएम मशीन है, क्या निष्पक्ष चुनाव की जो है उम्मीद कर सकते हैं देश के अंदर? गड़बड़ ईवीएम में नहीं है, गड़बड़ तो भाजपा के इलेक्शन कमीशन में है, गड़बड़ भारतीय जनता पार्टी की रगों में है, जिनका धंधा ही बेईमानी का रहा है हमेशा से, जिन्होंने धंधों में भी बेईमानी की है, जो आज भी बेईमानी कर रहे हैं, तो इनकी रगों में बेईमानी है। अगर ईवीएम के साथ छेड़खानी ना की जाए तो ईवीएम में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बेईमान लोग ईवीएम का दुरुपयोग कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो वक्त आता है, सबका वक्त आता है, इनको ये नतीजे भुगतने होंगे। और ये जो आपे से बाहर चल करके सत्ता के नशे में 2-2 पैसे के आदमी जो उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इनकी औकात दिखाई जाएगी। गैंगस्टर द्वारा थ्रेट दी जा रही है, गौरव देवतिया प्रधानमंत्री के चुनाव प्रधान है, उन्होंने कहा सवाल कीजिए दलाल साहब से कि नेपालियों को थ्रेट दी जा रही है, एक बार फिर से थ्रेट मिली है उनको गैंगस्टर के नाम से। ये गैंगस्टर सब बीजेपी के गुंडे हैं। बीजेपी इन गैंगस्टर को आगे करके जहां वो शासन और अफसरों का डर बनाते हैं,
फिर इन गैंगस्टर्स के थ्रू भी डर बना रहे हैं। भले आदमी डरते हैं कि भाई हमारे ऊपर, हमारे पास भी कोई थ्रेट ना आ जाए। तो ये बीजेपी के गुंडे हैं जितने भी इस तरह का धंधा कर रहे हैं। वरना यहाँ पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती? जिनको धमकियां आई, उल्टा पुलिस का एसपी उनको ही धमकाता है, उनकी सिक्योरिटी वापस लेने का काम करता है। तो आज जितने भी इस तरह के ये जो धमकियां आती हैं, जो ये लूट खसूट की घटनाएं होती हैं, ये सब बीजेपी का खेल है और बीजेपी के तत्वाधान में ही ये तमाम इस तरह की हरकतें होने का काम हो रहा है। पिछले 10 दिनों से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। जो पुरानी कंपनी थी उसने काम छोड़ दिया, नई कंपनी ने टेंडर लिया तो उसने 2 महीने का समय मांग लिया। तो अब ना तो कूड़े का उठाना रहा घर से, ना कहीं चौकों से उठाना रहा, पूरी तरह से शहर जाम पड़ा है कूड़े में। और सफाई कर्मचारी हैं जो हड़ताल पे चले गए। जो सफाई कर्मचारियों के टेंडर के नाम पर भी नगर परिषद में, क्योंकि नगर परिषद को, पार्षदों को, चेयरमैन को काम नहीं करने दिया जा रहा है, वहां भी मंत्री और उसके गुंडे वो जबरन टेंडर भर करके और गलत तरीके से ये जो सफाई के काम में दखल देते हैं और करोड़ों रुपया सफाई के नाम का इन भाजपा के नेताओं में जा चुका है। सीवर के नाम पर, पानी के नाम पर, सफाई के नाम पर। पूरे पलवल के अंदर, जिस पलवल को हमने जिला बनाया, जिस पलवल को हमने जिला बनाने के लिए सार्थक कदम उठाए, नाजायज कॉलोनियों को रोकने का काम किया, लोगों की बुराई लेने का काम किया, आज उस पलवल को इन्होंने जिला ना होकर के गांव जैसा इलाका बना दिया है। ना सफाई होती है और हर सरकारी महकमे के हर टेंडर में 40% रिश्वत भाजपा के इन लुटेरों के घरों में जाती। ये बुलाना